हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों, आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे और अभी लास्ट क्लासेस जो ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेके उस पर स्टडी भी किया होगा। तो आज हम लोग आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ is refers to increase in real income of a country। जो कंट्री की रियल इनकम है वो इंक्रीज करती है, तो वो क्या होती है, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग ने सोर्सेज देखे थे, 5 सोर्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल के। तो उसमें अगर हम मेन 2 जो सोर्स शुरू की बात किए थे उसकी बात करें एजुकेशन की, जो एडुकेटेड पर्सन है वो क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन किससे, अनएडुकेटेड पर्सन से होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो एडुकेटेड पर्सन को सैलरी मिल रही है, इनकम मिल रहा है, वो तो हायर इनकम जनरेशन हो रहा है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया। देन द हेल्दी पर्सन कंट्रीब्यूट मोर इन इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन द अनहेल्दी पर्सन, है ना। बिल्कुल सेम उसी तरीके से कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, भाई हम काम करने गए, हमारा सरदर्द हो रहा है, हम फीवर से परेशान हैं, हमें जुकाम है, कोल्ड है, फीवर है ना, तो अब क्या है, हम तो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते ना, तो क्या होगा, वहां पे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी, इनकम जनरेशन अच्छा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टेग्नेट करेगा। तो इसीलिए हेल्दी पर्सन कंट्रीब्यूट्स मोर इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन द अनहेल्दी पर्सन। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हम लोग बात किए एजुकेशन की और हेल्थ की, तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग और आपका इंफॉर्मेशन से जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा ह्यूमन का, और माइग्रेशन से उसका भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक, अगर हम बात करें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो केवल प्रोडक्टिविटी को ही नहीं प्रमोट करता है, वो साथ में क्या प्रमोट करता है, इन्वेंशंस, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज। अगर प्रॉपर एजुकेशन है, उस पर्सन को, उस ह्यूमन को प्रॉपर स्किल है, तो वो इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करेगा, है ना। वो कोई ना कोई टेक्निक का या कोई ना कोई मेथड को इन्वेंट करता रहेगा, और कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आई है तो उसको एब्जॉर्ब करने में, अडॉप्ट करने में वो एबल होगा। ठीक, लेकिन ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम ये कहना बहुत और ये प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है कि इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है? ये बड़ा मुश्किल काम है कहना। अब बहुत कहते हुए तो दुख होता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इतने मशरूम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, मशरूम्स ऑफ कोर्सेज हैं, जिनमें हम जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, निकल भी आते हैं, लेकिन हम जॉब के लिए एप्लीकेबल तो हो जाते हैं, लेकिन उस जॉब को पाने में बहुत एक तो मेहनत लगती है, कंपटीशन टफ होता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेग्नेट होने के चांसेस आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम बात करें हेल्थ सेक्टर में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन वहाँ के चार्जेस बहुत हाई होते हैं या फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेजरमेंट में एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहाँ पे इंक्रीज करने का पहुंच। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में हम लोग ने सोर्स को, आउटकम को ये देखा कि कहाँ कहाँ से आता है, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन, जिसमें से कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक, तो अब क्या है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, वहां पे क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है,
लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें कि लोकल बॉडीज में क्या क्या हमारी आ जाती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज और विलेज पंचायत, है ना। तो अब ये दोनों जो चीजें हैं, एजुकेशन एक्सपेंडिचर और हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये यहाँ से धीरे 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 फिल्टर होके आती है एक जनरल पीपल के पास। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होता है। तो हमको ये दोनों फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर से भी यानी गवर्नमेंट के थ्रू भी और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी प्रोवाइड होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट नीड क्या है। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत क्यों है, ये जो मेन 3 पॉइंट है, इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नीड है। The expenditure on education and health make substantial long run impact and they cannot be easily resolved, है ना। कंज्यूमर है ना, वो इन सारी सर्विसेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती और सर्विस के क्वालिटी के बारे में नहीं मालूम होता सही तरीके से, उनके कॉस्ट के बारे में सही तरीके से नहीं मालूम होता। द प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस में एक्वायर मोनोपोली पावर एंड मे गेट इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉयटेशन, है ना। क्योंकि जो हेल्थ और एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो अपनी मोनोपोली एक्वायर कर लेते हैं और उससे वो क्या होता है, जो उसको यूज करना है ह्यूमन को, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक, तो जो WHO है वो 27 मार्च 2014 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था पोलियो फ्री कंट्री। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेके एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, उसके लिए कुछ रेगुलेटरी लाई गई। हाँ, तो वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी एजुकेशन में, NCERT, UGC, AICTE, इन सबका स्टेब्लिश सेटअप जो है डेट वो जरूर याद रखना, वो MCQ में आ सकता है। NCERT को स्टेब्लिश किया गया 1961 में, UGC 28 दिसंबर 1953 और AICTE नवंबर 1945। ठीक है बच्चों, तो NCERT का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन एजुकेशन में। हाँ, ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्ट करती है। हाँ, असिस्ट करती है और एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम से क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन होता है। और NCERT की बुक्स का प्राइस भी आपको और किसी भी बुक के प्राइस से काफी नॉमिनल रेंज पे मिलती है, जिससे कि एजुकेशन को अवेल करने में बहुत अच्छा आसान हो जाता है हर किसी के लिए। फिर आता है हमारा UGC, जिसको कि हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, ये जो तुम लोग का NCERT है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है बच्चों, ये याद रखना आ सकता है फुल फॉर्म पूछने के लिए MCQ में। और UGC का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया, जिसका की एग्जिस्टेंस आया 28 दिसंबर 1953 में। ठीक है बच्चों, और फिर क्या हुआ कि जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के थ्रू ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है बच्चों, जो UGC का है उसका मेन टास्क क्या है, कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है बच्चों, फिर है AICTE, क्या है हमारा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हाँ, इसका सेटअप हुआ नवंबर 1945 में एज ए नेशनल लेवल एपेक बॉडी। एपेक एडवाइजरी बॉडी, एपेक मतलब कि बहुत सुप्रीम, for proper planning and coordinated development of technical education throughout the country, promotion of qualitative improvement of such type of education in relation to planned qualitative growth, है ना, and regulation and proper maintenance of norms and standard in the technical education system and for the matters connected therewith।
अगर ये तीन बॉडी एजुकेशन की हमारे नेशन में वर्क नहीं करती हैं तो फिर एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन होना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होगा, मोनोपोली नॉर्म्स आ जाएंगी। इस वजह से ये तीनों बॉडी के अथॉरिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब आते हैं हम लोग हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है एट द यूनियन और स्टेट लेवल, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, है ना। जैसे कि अभी तुम लोगों को बताया मैंने आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना। और इसका क्या रेगुलेशन है हेल्थ सेक्टर को लेके। जो आईसीएमआर है, it is an apex body in India for formation, coordination and promotion of biomedical research and is one of the oldest medical research body in the world. Is that clear? ये अपने आप में ही सबसे पुरानी बॉडी मानी जाती है मेडिकल रिसर्च के फील्ड में। ये दोनों जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इज इट क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बता दिया करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ, द फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। अगर ये चीज है तो इसको गवर्नमेंट को समझना होगा। देखो क्या है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जो लार्ज ऑफ पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हम लोगों ने पॉवर्टी के चैप्टर में ये सब चीज पढ़ी है ना। और वो एजुकेशन और हेल्थ को जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। इसी वजह से बेसिक नीड में एजुकेशन हेल्थ को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई जो सब्सटेंशियल सेक्शन है वो पीपल भी जो है सुपर स्पेशलिटी जो है एजुकेशन की और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से उसको अटेंड नहीं कर पाते, वो उनको मिल नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब क्या है भाई, हमने अभी कहा कि एजुकेशन एंड हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो क्या है कि गवर्नमेंट को इट शुड बी गवर्नमेंट provide education and health service free of cost for the needy people, deserving people or socially weak people. Is it clear? In India, education sector इंडिया में किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कौन सा एजुकेशन पे ग्रो कर रहा है, ठीक। तो ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो वो देखने के लिए डेटा जो है 1954 से 2014 का अवेलेबल है। और टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज और ग्रॉस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज जो है इन 1954 में 7.92% था, जो बढ़ के 15.7% हो गया 2014 तक। देन अगर ग्रॉस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 0.64% 1954 में और बढ़ा 4.13% 2014 में। इंक्रीज तो हुआ लेकिन ये इम्प्रॉपर इंक्रीज हुआ और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कंसिडरेबल इंक्रीज नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पॉइंट को अगर हम देखें एक्सपेंडिचर पे तो क्या है कि गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है अपना मनी, वो एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन होता है उसके ऊपर ज्यादा स्पेंड कर रही है मनी, रादर देन द सेकेंडरी एजुकेशन। और तुम्हारा जैसे हायर एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन में तुम्हारे इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग लाइक कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स और यूनिवर्सिटीज, है ना। फिर उसी तरीके से हम कहें कि जो एक्सपेंडिचर ऑन टेरिटरी एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन द टेरिटरी एजुकेशन। टेरिटरी एजुकेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारा ये पॉलिटेक्निक की बात कर लें हम, है ना, तो क्या है कि वो कम है और इस पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, फोकस की जरूरत है। ऐसी बात करते हैं कि डिफरेंस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस स्टेट क्या है। अगर हम 2014 और 15 की बात करें तो जो पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो डिफर कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट फ्रॉम एज हाई
कितना रुपी हम लोग का होगा 34,651 इन हिमाचल प्रदेश टू एज लो ₹4,088 इन बिहार। ये एक बहुत ही मतलब इम्प्रॉपर है डिफरेंस है ना। तो क्या है कि ये एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पाती और इससे क्या है कि अटेनमेंट ऑफ जो स्टेट है उसमें सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाता है ना। तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट का क्या पॉइंट है एक्सपेंडिचर पे, एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो इनएडुकेट है। हाँ, जो एजुकेशन कमीशन जो 40 साल पहले समझ लो लगभग 1964-66 में था, उन्होंने कहा, रिकमेंडेशन दिया कि जीडीपी का 6% जो है शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। बट आज के करंट एक्सपेंडिचर को हम देखें, दैट इज वेरी लिटिल, 4% ऑफ द जीडीपी। हाँ, अब हम बात करें कि जो प्रोविजन है फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसमें क्या क्या है। 1998 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उनके सुपरविजन में उन्होंने एक कमिटी को अपॉइंट किया, दैट इज द तपस मजूमदार कमिटी। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड होना बहुत जरूरी है। 1998 से 2006-2007 के लिए उन्होंने जो एक्सपेंडिचर का एक फिगर दिया, अराउंड 1.37 लाख रुपए का उन्होंने एक बजट दिया। क्या कि इंडियन जो चिल्ड्रन हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए हैं, 6 ईयर टू 14 ईयर, हाँ, उनको वो स्कूल एजुकेशन मिले। अब उसमें क्राइटेरिया क्या बना? क्राइटेरिया बना कि 2009 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड हुई, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट बनाया, उसमें क्या किया गया, टू मेक फ्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। कौन सा एज ग्रुप? 6 ईयर से 14 ईयर। ठीक, देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऑल्सो स्टार्ट 2% लिविंग क्या किया, एजुकेशन एस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। अब इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुई, वहां से उन्होंने जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। Then in addition to the amount, the government sanctioned a large outlay for the promotion of higher education and new loan schemes for students to pursue their higher education. एजुकेशन अटेनमेंट इन इंडिया, एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया की अगर हम बात करें, दोनों ही एक चीज है, ठीक है। तो वो इंडिया में जो है वो ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। एक तो है अडल्ट लिटरेसी, जो कि माना जाता है 15 एज जो है वो 15 प्लस के अबव। देन एक प्राइमरी कंप्लीशन रेट के लिए अगर हम कंसीडर करें तो जो उस एज ग्रुप में बच्चे आएंगे। फिर यूथ लिटरेसी के लिए कौन सा एज ग्रुप आएगा, 15 प्लस टू 24 ईयर। अब क्या है कि जो ईयर हमारे पास दिया हुआ है 1990, 2000 और 2015, इनका फिगर हमारे पास अवेलेबल है। तो अडल्ट लिटरेसी है वो लिटरेसी रेट जो रिफर करती है ना, वो रिफर करती है रेशियो ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन टू द अडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री, है ना, कि जितनी अडल्ट पॉपुलेशन कंट्री में है उसकी रेशियो उन अडल्ट पॉपुलेशन से जो कि लिटरेट है। इन केस ऑफ मेल द अडल्ट लिटरेसी क्या हुई, वो इंक्रीज हुई 1990 से 2015 में। देखो ना, 1990 में मेल की कितनी है, 61.9 और 2015 में 81% है। तो क्या हुई भाई, डेफिनेटली इंक्रीज हुई। तो क्या है 1990 में लिटरेसी लेवल फीमेल का 37.9% और जो इंक्रीज हुआ 63% 2015 में। लेकिन क्या है, विच इज स्टिल फॉर बिलो द सेटिस्फेक्शन लेवल। इज इट क्लियर, है ना। और फिर अगर हम बात करें प्राइमरी कंप्लीशन रेट की,
अगर हम प्राइमरी कंप्लीशन रेट की बात करते हैं तो ये वो ग्रुप है जिसमें कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल, है ना, उन्होंने अपना लास्ट जो है वो ईयर में प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट किया है। अगर हम मेल के केस में देखें, प्राइमरी स्कूल कंप्लीशन रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। 1990 में 78% है और 2015 में वो बढ़ के 94% हो गया है। और यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में मेल से कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा जो है इंक्रीमेंट हुआ है ना। फीमेल का इंक्रीज रेट 61% से बढ़कर 99% पे पहुंचा है इन 2015, है ना बच्चों। फिर आती है बात यूथ लिटरेसी रेट, है ना, ये हम लोग का लास्ट क्राइटेरिया है। क्या है ये, कौन सा परसेंटेज है, ये वो परसेंटेज ऑफ एज पीपल है जो कि 15 ईयर से लेके 24 ईयर के बीच में आते हैं, विद अंडरस्टैंडिंग रीड एंड राइट अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट देयर एवरीडे लाइफ, है ना। तो ये क्या, अब अगर हम इसका फीमेल का देखें तो इंक्रीज हुआ है। 1990 में 54.2 था जो कि इंक्रीज होके 87% हो गया। मेल का क्या है, वो 76.6% था जो इंक्रीज होके 92% हो गया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशन सेक्टर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसमें हमारा 3 पॉइंट आता है। पहला, एजुकेशन फॉर ऑल। स्टिल ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन जब तक 100% अचीव नहीं हो जाता है रिजल्ट, तब तक ये हमारे लिए एक ड्रीम है। बट एजुकेशन फॉर ऑल इज अ बेसिक नीड। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी होने के लिए एजुकेशन का मस्ट है। एक फीमेल का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, उसके फर्टिलिटी को लेके, उसके हेल्थ इश्यू को लेके। हाँ, तो इसीलिए एक फीमेल को प्रॉपर एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। और इसमें भी अगर हम जेंडर इक्वलिटी में कहें तो अभी 100% रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा है, और जब तक नहीं हो जाता तब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स उठाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। इसमें जो बच्चों को गर्ल चाइल्ड है उसको सेव करने के लिए और वूम में ही उनको मार दिया जाता है, हाँ, तो उनको बचाने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस प्रोवाइड कराए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म किया जा सकता है, और वो तभी खत्म होगा जब 100% फीमेल एजुकेटेड हो जाएंगी। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी बहुत ही फ्यू पर्सन है जो अचीव कर पाते हैं, और हायर एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा टास्क है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में एजुकेशन सेक्टर के लिए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर एंड गुड बाय।